हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो। हमने काफ़ी कोशिश की है कि जितने टॉपिक्स हमारे वीएनएसयू में वो सारे टॉपिक्स हमारे वीडियो में कवर अप हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे कवर अप नहीं हो पा रहे और हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप होते होते आप सभी तक जो भी हेल्प है वो आपको मिलती जाए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है, सेम फोर्थ का, जो कि है सेल्स लॉस ऑफ मार्केट। सेल्स लॉस ऑफ मार्केट जो है वो दिया गया था जेबी सेल्स ने। इनका ईयर था 1767 से लेके 1822। हमारे टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि सेल्स लॉस ऑफ सप्लाई जो है, मार्केट जो है वो क्या बता रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट बार्टर इकोनॉमी और मनी इकोनॉमी में क्या पड़ता है, उनके एजम्पशन क्या है और उनकी क्रिटिज्म क्या है, हम पूरे टॉपिक में ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेल्स लॉस होता क्या है। सेल्स लॉस हमको ये बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, यानी जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड मार्केट में जनरेट करता है। अभी किस तरीके से जनरेट करता है, तो जब भी हम सप्लाई करते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है ना। तो उस रेम्यूनरेशन से हम चाहे तो उसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या चाहे तो कोई और प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग को सेल्स लॉस में बताया गया है। एवरी आउटपुट प्रोड्यूस रिजल्ट इन एन इक्विवेलेंट डिमांड being generated which leads to its sales so that there is no surplus output or overproduction. सेल्स लॉस इज एप्लीकेबल इन बोथ इन बार्टर इकोनॉमी एज वेल एज मनी इकोनॉमी। जो हमने बताया वही चीज़ कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट हो रहा है डिमांड का। इसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो तुरंत की तुरंत मार्केट में बेची जा रही है। आगे में हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों, सेल्स लॉस को जो है वो दो पार्ट में बांटा गया। एक हम लोग का है सेल्स लॉस इन बार्टर इकोनॉमी, दूसरा हम लोग का है सेल्स लॉस इन मनी इकोनॉमी। ठीक है, बार्टर इकोनॉमी दोस्तों आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। बार्टर इकोनॉमी क्या होता है, तो जहाँ पे एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर इकोनॉमी। ये पुराना हम लोग का ट्रेडिंग सिस्टम था। तो सेल्स लॉस का बार्टर इकोनॉमी से क्या लेना देना है। सेल्स लॉस हमको ये बोलता है कि बार्टर इकोनॉमी में जो चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे दो कारण रहते हैं। एक तो पहला कारण ये रहता है कि जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम खुद के कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी खुद को यूज़ हो सके इसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा कारण ये रहता है कि उस सामान को हम लोग किसी और के साथ एक्सचेंज कर सके ताकि हमारी जो डिमांड है कोई भी प्रोडक्ट की वो फुलफिल हो सके। तो यही चीज़ हम लोग को सेल्स लॉस बता रहा है, जो हमने पहले पढ़ा। थोड़ा सा पीछे वापस जाएंगे। सेल्स लॉस क्या बता रहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग अपने बेच रहे हैं और उसका डिमांड कर रहे हैं, है ना। वही चीज़ हम लोग का लेना देना है। सेकंड उन्होंने यहाँ पे हम लोग को बताया है कि अकॉर्डिंग टू से इट इज़ प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर द गुड्स। No sooner a product is created, from that instant is offered a market for other product to full extent to its value. Thus, a producer himself become a consumer of his own product or of somebody else product. जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा वही हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग का कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, यानी जो सामान हमने बनाया है वो सामान हम लोग तुरंत बेच दे रहे। और यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट ये बताया है कि हर सब प्रोड्यूसर जो है वो क्या बन रहा है, कंज्यूमर बन रहा है। अब वो कंज्यूमर अपने खुद के लिए प्रोडक्ट के लिए भी बन सकता है या किसी और प्रोडक्ट के लिए भी बन सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को क्या बता रहा है कि वो डिमांड किसी भी तरीके से मार्केट में क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सेकंड हम लोग को बोला है सेल्स लॉस इन मनी इकोनॉमी। अब बार्टर इकोनॉमी में तो ऐसा हो गया कि एक एक्सचेंज के बदले में दूसरा एक्सचेंज हो गया, लेकिन मनी इकोनॉमी में क्या होता है, हम लोग जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बदले में हम इंसानों को क्या देते हैं, कंज्यूमर को क्या देते हैं, तो हम लोग देते हैं रेम्यूनरेशन। अब हम लोग के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम लोग के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनको हम लोग क्या देते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये आपने पहले से ही पढ़ा है ना। तो जो भी रेम्यूनरेशन का मेथड है या जो भी रेम्यूनरेशन उनको मिल रहा है तो उस रेम्यूनरेशन को उन लोग को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उस कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहता है। चाहे तो वो चीज़ हम लोग उन लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही चीज़ के ऊपर उन लोग पैसे लगा सकते हैं, या चाहे तो वही पैसे से वो किसी और चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, या तो फिर थर्ड ऑप्शन उनके पास ये रहता है कि वो पैसों को वो सेव कर सकते हैं। ये सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, कंज्यूमर के डिपेंड रहते हैं, लेकिन हाँ डिमांड तो होती ही है मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोडक्शन के बेस पे हम लोग को मिलता है रेम्यूनरेशन,
और उस रेम्यूनरेशन से कंज्यूमर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर अपना खुद का प्रोडक्ट खुद ही खरीदे या किसी और प्रोडक्ट की डिमांड करे। तो ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन डिमांड तो होता ही है प्रोडक्ट का। थर्ड ऑप्शन हम लोग का जो है कि सेव करेंगे तो किस तरीके से डिमांड होगा। आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा डेफिनेटली, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते थे हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता था कि अगर हम ये सेव करेंगे तो डिमांड कैसे होगा। तो दोस्तों सेव कौन करता है, डेफिनेटली जो मिडिल क्लास पीपल रहेगा वो सेव करेगा। वो अपना पैसा तो बैंक को दे दिया। बैंक का सबसे मेन रूल क्या रहता है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड लैंड द मनी, यानी हम लोग से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और किसको लैंड करता है, जो इन्वेस्टर है उसको लैंड करता है ना। तो हमारे पैसे तो मार्केट में उतर ही रहे, बाय द वे हम लोग दे या किसी और के थ्रू जाए वो मार्केट में जा ही रहे। तो ये होता क्या है, जब भी हम लोग कोई चीज़ सेव करते हैं वो सेव करने के बाद हमारा पैसा जो है बैंक किसको देती है, एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, तो उसी पैसे से वो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या तो फिर कोई और नई डिमांड क्रिएट करता है। अब डिमांड क्रिएट हो गई तो डेफिनेटली जिनके पास पैसा है उन लोग तो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो यही चीज़ हम लोग को मनी इकोनॉमी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग का है एजम्पशन ऑफ सेल्स लॉस। सेल्स लॉस का एजम्पशन क्या है, सबसे पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट पोजीशन चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन होगा, ठीक है। यानी जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा वहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आएगा ही आएगा, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आएगा तो ही हमारा सेल्स लॉस वहाँ पे चलेगा। सेकेंड, जब भी सप्लाई एक्सपांड करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। हमने वही पढ़ा कि सब जैसे जैसे सप्लाई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ता जाएगा। थर्ड, नो रैशनल इंडिविजुअल होल्ड्स आइडल कैश बैलेंस बिकॉज मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी बंदा अपना पैसा खुद के पास बचा के नहीं रखेगा, यानी ऐसे ही नहीं रखेगा, स्टेगनेंट पोजीशन पे नहीं रखेगा, उसको कहीं ना कहीं पे यूज़ करेगा। अब वो चाहे तो डिमांड करने के लिए यूज़ कर सकता है, चाहे तो उसको सेव करने के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन वो उसको यूज़ करेगा। फोर्थ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज अ सिंगल कंटिन्यूस प्रोसेस. All saving are channelized into the investment via changes in the rate of interest. Equality of saving and investment is brought about the changes in the rate of interest. सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब सेव करेंगे तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इन्वेस्टर किसके रिलेटेड आते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे आते हैं या इन्वेस्टमेंट को खरीदने के बेस पे आते हैं। फोर्थ, द गवर्नमेंट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ लेजीलेस फेयर। लेजीलेस फेयर के बारे में दोस्तों आप पहले से जानते हैं। लेजीलेस फेयर होता क्या है, तो जिसमें गवर्नमेंट का इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होता, यानी पूरा का पूरा मार्केट के हाथ में रहता है कि उनको किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करके रखना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरप्रेट नहीं करती, मार्केट फोर्स अपने हिसाब से काम करती है। अब इसका क्रिटिज्म क्या है, क्रिटिज्म सबसे पहला यही है कि फ्री कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन कभी भी हमारे मार्केट में नहीं दिखेगा। हमारे बहुत सारे टाइप के मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, तो सारे के सारे अपने हिसाब से मार्केट चलते हैं। और अगर अलग अलग मार्केट्स है तो उनकी प्राइस भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो इसकी वजह से जो पहला एजम्पशन है वही गलत है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कभी नहीं रहेगा। सेकेंड, according to Keynes, saving and investment is not a continuous process. A part of saving may simply be hoarded, that is, it may be diverted to satisfy the liquidity preference of the people. जैसे हम लोगों ने ऊपर एजम्पशन पढ़ा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन कैनेस के हिसाब से कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जानबूझ के पैसों को छुपा के रखते ताकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए तो उनको वो बैंक में इन्वेस्ट कर सके और उनको उसका इंटरेस्ट का फ़ायदा हो, ठीक है। थर्ड, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट ब्रॉट अबाउट बाय चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बट थ्रू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम एज पॉइंटेड आउट बाय द कैनेस। हम लोग का इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं आता, तो ये किसकी वजह से आता है, इनकम की वजह से। यानी जितने लोग इनकम कमाएंगे उतना वो सेव करेंगे, अगर इनकम ही नहीं होगी तो सेव कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये उनका क्रिटिज्म हो गया। फोर्थ, Keynes also criticized the classical concept of full employment equilibrium. He does not accept that the price or the wages of interest flexibility can ensure full employment equilibrium.
अकॉर्डिंग टू हिम इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन एट द सेवरल पॉइंट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने पहले ही देखा कि परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, लेकिन हमारी कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा जनरेट रहता है। कोई ना कोई दिन कभी ना कभी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिटिसाइज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा कवर अप हो गया। हम छोटा सा एक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल्स लॉस क्या होता है, जहाँ पे सप्लाई जो है वो अपना खुद का डिमांड क्रिएट करता है। सेकेंड हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम लोग की दो टाइप की इकोनॉमी का इफेक्ट क्या था। सबसे पहले बार्टर इकोनॉमी में हम लोग ने क्या इफेक्ट देखा, जहाँ पे हम लोग एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये एक्सचेंज हम लोग दो तरीके के लिए करते हैं, एक अपने खुद के कंजप्शन के लिए और दूसरा हम किसी को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हम लोग क्या करें, डिमांड क्रिएट करें, यानी जितना सप्लाई होगा उतना उसका डिमांड हो गया। थर्ड हम लोग ने पढ़ा सेल्स लॉस इन द मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी का इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, तो जिसके पास पैसे आते हैं वो क्या करता है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वही, या तो फिर किसी और प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन डिमांड तो होनी ही होनी है। या तो फिर थर्ड वो क्या करता है, उस चीज़ को, वो पैसों को वो इन्वेस्टमेंट के रूप में रखता है। अब इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर चला जाता है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर, और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इनके एजम्पशन और क्रिटिसिज्म पढ़े। तो दोस्तों अब आप अच्छे से इस आंसर को अटेंड कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप फटाफट में रिवीजन भी करोगे तो इसको एक बार सुन लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले भी सुन लीजिएगा, ताकि आप फटाफट से याद कर सके हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ऑडियो मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और लेक्चर कैसे लगा ये भी हम लोग को ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम इसी तरीके से नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।